नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम भारत के भूगोल की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारतीय प्लेट की भूभौतिकी के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक का मीन्स क्या है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले भारतीय प्लेट के बारे में समझना है। जैसे विश्व भूगोल के अंदर हम प्लेट टेक्टोनिक का टॉपिक पढ़ते हैं, उसी टॉपिक को अप्लाई करना होता है हमें भारत के भूगोल में, क्योंकि आगे जाकर हम जब हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, बहुत सारे और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पृथ्वी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी होते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक टॉपिक भारतीय प्लेट की भूभौतिकी को समझना बहुत जरूरी होता है। बस ये एक लास्ट आपका बेसिक टॉपिक और है। इसके बाद फाइनली हम जो माउंटेन सिस्टम पढ़ते हैं, हिमालय सिस्टम पढ़ते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक टॉपिक्स क्लियर नहीं है, आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले इन बेसिक टॉपिक को कंप्लीट करें, उसके बाद हम इसके फाइनल जो माउंटेन सिस्टम है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है जियो फिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट की भूभौतिकी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसका बोर्ड कलर कहाँ से आता है सर? मोड से? बोर्ड का ब्लैक कलर। ठीक। चलो तो देखें जरा, तो यहां पर हमें क्या करना है। सबसे पहले भारतीय प्लेट को जब हम स्टडी करेंगे, तो भारतीय प्लेट को समझने के लिए हमने एक टॉपिक को समझा होगा कई बार, जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में समझने। एक तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत से पहले हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये जो दो सिद्धांतों की हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत और हैरियस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक बेसिक टॉपिक है, क्योंकि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही रिलेटेड है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। तो इन दोनों सिद्धांतों को हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में समझेंगे। फिर हम इसको अप्लाई करेंगे कि भारत में किस तरीके का ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज वर्क करती हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जाना है हमें। तो पहली चीज याद रखना कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जाना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भारतीय प्लेट का स्ट्रक्चर है। तो इस प्लेट की अभी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बार बार ये चीज कहूंगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट में नहीं लेकर जाना है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है। ओनली हम यहाँ पर विश्व के भूगोल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया है, जो जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। 1915 से लेकर 1922 के बीच में इनका कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये माना था, एक जिक्सो फिट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी पृथ्वी पर आज हमें महाद्वीप और महासागर मिलते हैं, जो अलग अलग जगह पर हमें दिखाई देते हैं, तो इनका ये मानना था कि सारे के सारे जितने भी आज कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी ओशियन है, तो इन सबको अगर मर्ज किया जाए, सारे कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा किया जाए, तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसी शेप को इन्होंने नाम दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा आज वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज हम वर्ल्ड में, जैसे हम पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे आप कभी भी, मैं कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं। जब भी हम वर्ल्ड मैप की स्टडी करते हैं तो हम ऑलवेज क्या देखते हैं कि यहां पर हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलता है, इसके पास में अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलता है, ऊपर आपको यहाँ पर यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके नीचे हमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और इधर अंटार्कटिका।
तो ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ये प्रेजेंट का सिनेरियो है। तो प्रेजेंट में ऐसे दिखाई देता, लेकिन जो वैगनर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत की, उन्होंने इस प्रेजेंट से कहां पर ले जाने का प्रयास किया इसको, तो उन्होंने इस प्रेजेंट को पास्ट स्ट्रक्चर में ले जाने का प्रयास किया कि जो प्रेजेंट में कॉन्टिनेंट अलग अलग है, उन्होंने कहा कि इन सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर जोड़ा जाए तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उसी को कहा जाता है जिगसॉ फिट का कॉन्सेप्ट। तो जिगसॉ फिट के कॉन्सेप्ट का यही मतलब है कि सारे कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो एक मैप दिखाया, उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, आज जो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट मिलते हैं वो सब एक जगह पर थे, और इस कॉन्टिनेंट वाले लैंड को कहा जाता था पेंजिया। मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं था, बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट कहेंगे जिसको। तो ये पूरे का पूरा क्या था, पेंजिया। और पेंजिया जिस वाटर बॉडी से सराउंडेड था, तो इसके चारों तरफ क्या थी, कुछ वाटर बॉडीज थी। तो पेंजिया जिस वाटर बॉडी से सराउंडेड था, जिस वाटर बॉडी से घिरा हुआ था, उसको क्या कहा जाता था, पैंथालासा। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको सिंपली, एक पेंजिया और दूसरा पैंथालासा। तो बहुत डिटेल नहीं करेंगे अभी, केवल आपको पेंजिया के बारे में समझना है और थोड़ा सा पैंथालासा क्लियर करना है। इसी को हॉफमैन ने एक नाम दिया था सुपर कॉन्टिनेंट। तो इसी को क्या कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे कार्बोनीफेरस या परमियम में, तो आपको पेंजिया का ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। अभी टाइम पर भी ज्यादा टारगेट नहीं करना है। कार्बोनीफेरस में इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये इस तरीके से दो पार्ट में आपको डिवाइड होकर दिखेगा। तो यहां पर यह माना जाता है कि आफ्टर कार्बोनीफेरस या ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस में पेंजिया टू पार्ट्स में स्प्लिट कर गया। तो यहां से अगर आप इसको अलग करोगे तो ये टू पार्ट्स में आपको दिखेगा। तो इन्होंने कहा कि जो नॉर्थ वाला रीजन था, तो यहां से जो नॉर्थ स्ट्रक्चर डिवाइड हुआ था, तो ये नॉर्थ में मूवमेंट कर गया और ये साउथ में मूवमेंट कर गया। तो नॉर्थ वाले लैंड को कहा जाता है अंगारा लैंड, या लॉरेंसिया भी बोल देते हैं इसको। तो इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले लैंड को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। तो जब ये स्प्लिट करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इसके बीच में एक सी ओपन हो गया, जिसको कहा जाता है टेथिस सी। तो इसके बीच में ये जो वाटर बॉडीज ओपन हुई थी, इसी वाटर बॉडीज को क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। तो आपको सिंपल याद रखने की पेंजिया क्या है, एक सुपर कॉन्टिनेंट है। ये पेंजिया टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अब हमें यह समझना होता है, क्योंकि टॉपिक हमारा भारत का भूगोल है, तो इंडियन ज्योग्राफी को समझेंगे तो जब ये पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी कल जूलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ाया था, उसके अंदर भी हमने सारे सिस्टम को पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं इस पेंजिया के अंदर भारत का लैंड भी मौजूद होगा, और जब ये स्प्लिट किया होगा तो भारत आपको साउथ वाले पार्ट में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो साउथ वाले पार्ट में ही आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा सा डिवीजन करके दिखाएगा, पहले अंगारा लैंड था ओनली। तो इंडिया किस वाले लैंड का पार्ट है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का। तो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि ये साउथ वाले पार्ट में था। इसके बाद आप देखेंगे इंडिया यहां पर अभी कनेक्टेड टाइप का दिखेगा, यहां से इंडिया डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से जो ये पूरे का पूरा लॉरेंसिया है, तो ये लॉरेंसिया भी आपका टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस साइड आ जाएगा आपका यूरोप और एशिया का लैंड, और इस साइड आ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका का लैंड, और इसके बीच में ये जो सी ओपन होगा यहां पर, तो ये सी जो ओपन हो रहा है इसको कहा जाएगा अटलांटिक ओशियन। तो यहां पर क्या ओपन होने लगेगा, अटलांटिक ओशियन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका डिवाइड होंगे, यहां से अफ्रीका और साउथ अमेरिका डिवाइड हो गए, इसके बीच में भी ये जो सी ओपन होगा इसको कहा जाएगा अटलांटिक ओशियन। तो इस तरीके से धीरे धीरे ओशियंस भी ओपन होने लगे, लैंड धीरे धीरे डिवाइड होता चला गया। इंडिया भी यहां से धीरे धीरे स्प्लिट होगा, अंटार्कटिका भी स्प्लिट होकर अलग हो जाएगा। ये हमारा इंडिया हो जाएगा यहां से। ये जुरासिक पीरियड तक डिवाइडेशन हुआ। आफ्टर जुरासिक फिर क्रेटेशियस में क्या हो गया, इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर सेपरेशन आपको दिखेगा, वहां पर थोड़ा सा अभी जुड़ा हुआ है, यहां पर आपको और क्लियर कट सेपरेशन देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में जो देखेंगे क्रेटेशियस की जगह आप यहां पर प्रेजेंट में लिख लेंगे, तो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यहां पर सारे कॉन्टिनेंट्स, जो इंडिया यहां पर आपको भी दिखाई दे रहा है, ये इंडिया यहां से गायब हो चुका है और ये इंडिया यहां पर कनेक्ट
हो चुका है। तो ये जो इंडिया की जर्नी है वो किस तरीके से हुई, इन सारी चीजों को हम आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वैगनर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मोटा मोटा याद रखना। पहले पेंजिया था जो सराउंडेड बॉडी थी, उसको पेंथालासा कहते थे। पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में ओपन हो गया टेथिस सी। और उसके बाद सिर्फ आपको इंडिया को टारगेट करना है कि इंडिया किसका पार्ट है, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बस इतना याद रखना है। ये पूरे का पूरा आपको एक डिवीजन दिखेगा किस तरीके से सारे के सारे कॉन्टिनेंट, यहां पर आप इंडिया को पहचानेंगे तो ये लैंड आपको इंडिया का दिखेगा। तो इंडिया किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के बाद ये यूरेशियन प्लेट के साथ ऊपर जो प्लेट आएगी वो कौन सी होगी, यूरेशियन प्लेट। अभी मैं बताऊंगा आपको कि यूरेशियन प्लेट किस तरीके से आएगी। तो ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है। तो इसका जो कोलिजन होगा वो किसके साथ होगा, यूरेशियन, और इसी जगह पर उत्पत्ति होगी आपकी किसकी, हिमालय माउंटेन की। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये एक पूरे का पूरा वैगनर ने इन सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया। तो वैगनर ने यही कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे कॉन्टिनेंट पहले अलग अलग थे, फिर इसमें प्लेट टेक्टोनिक ऐड हो जाती है, वो इंडिया का पूरा मूवमेंट दिखाती है कि इंडिया इस साइड से मूवमेंट होता है और यहां पर जाके यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड होता है, फिर यहां पर हिमालय का ओरिजिन हो जाता है। तो आज हम टोपोग्राफी को नहीं पढ़ेंगे, लास्ट क्लास के अंदर हम, कल की जो क्लास है आप उसमें जाएंगे, बैक क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एक टोपोग्राफी का ओरिजिन मैंने बताया था। तो इंडिया का बस आपको डायरेक्शन याद रखना है कि इंडिया किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ था। तो ये जो डायरेक्शन आपका जा रहा है ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगा। यहां पर भी देख सकते हैं ये पूरे का पूरा इंडिया का मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता। तो ये बेसिक सा एक वैगनर की थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, और उसके साथ यहां पर आपके कुछ टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट भी ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ किस तरीके से कोलाइड होती है, जहां पर कोलाइड होगी वहीं पर आपका हिमालय माउंटेन का ओरिजिन हो जाएगा। और ये पूरे का पूरा प्लेट का सिस्टम हमें समझना है। तो इसी चीज को हमें यहां पर समझने का प्रयास करना है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, यह सिद्धांत क्या कह रहा था हमसे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो हमें ये पूरा सिद्धांत नहीं पढ़ना। जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो सिद्धांत के उद्देश्य क्या थे, ये सिद्धांत कैसे काम करता है, सिद्धांत की कमियां क्या थी, वो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखना, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इतना आपको याद रखना है कि पहले एक पूरा पेंजिया था, पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोला जाएगा। और याद रखना है कि इंडिया जो है वो इस गोंडवाना लैंड का पार्ट। बस इतना आपको यहां पर वैगनर की सहायता लेनी है कि इंडिया एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन वैगनर ने इन चीजों को क्लियर नहीं किया था कि आखिर ये स्प्लिट हुआ क्यों, क्यों टूटा, क्या चीजें थी। तो उन चीजों को जब एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर टेक्टोनिक थ्योरीज ने आकर इन चीजों को एक्सप्लेन किया कि ये सारे कॉन्टिनेंट आखिर विभाजित क्यों हुए। तो उन्होंने पूरे का पूरा अपने कॉन्सेप्ट दिए, तो उन कॉन्सेप्ट को अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें आगे समझते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो समझना है यहां पर प्लेट टेक्टोनिक। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो होगा हमारा प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जब हम बात करेंगे, यहां पर पूरा लिख सकते हैं थ्योरी। तो सबसे यूनिवर्सल थ्योरी या सबसे ऑथेंटिक सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें हम देखेंगे कि दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, इसमें एक शब्द दिया हुआ है प्लेट, और सेकंड टर्म दिया हुआ है टेक्टोनिक। प्लेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्थल खंड है या स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल के विशाल भूखंड, या छोटे भी होते हैं इसमें लेकिन अपन विशाल बड़े वाले देखेंगे, विशाल भूखंड को प्लेट कहा जाता है। तो स्थल मंडल के विशाल भूखंड क्या कहलाते हैं, प्लेट कहलाते हैं। तो स्थल मंडल के विशाल भूखंड को प्लेट कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर समझ लें, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी को सामान्यतः हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? क्रस्ट। तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो लेयर मिलती है उसको कहा जाता है मेंटल, और मेंटल के बाद जो लेयर मिलती है उसको कहा जाता है कोर। तो इसका मतलब है कि जो स्थो प्लेट का संबंध है वो क्रस्ट वाले पार्ट से, क्रस्ट को ही क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। तो क्रस्ट को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो इसी स्थल मंडल के पार्ट में जब ये स्थल मंडल की स्टडी करते हैं, मैं यहां पर आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सबसे ऊपर का जो पार्ट है हमारा स्थल मंडल, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, ये पार्ट क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। तो यही जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट का जो अपर पार्ट रहता है ये कई पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट नहीं है, ये कई पार्ट्स में डिवाइड है। इसी के ऊपर आपको कुछ जगहों पर वाटर बॉडीज मिलेंगी, कहीं पर आपको लैंड बॉडीज मिलेंगी, कहीं पर वाटर मिलेगा, कहीं पर माउंटेन्स मिलेंगे। इस तरीके का जिगजैग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका, तो इसी का कुछ पार्ट, जैसे ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक अगला अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। तो हमारा जो क्रस्ट है पूरे का पूरा, जो स्थल मंडल है, वो कई छोटे छोटे भूखंड में विभाजित है। तो छोटे बड़े भूखंड मिलते हैं और इन्हीं भूखंडों को हम क्या कहते हैं? प्लेट। ठीक है, तो जो छोटे मोटे स्मॉल एंड लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के छोटे और बड़े भाग, लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, स्थल मंडल को हम क्या लिख सकते हैं? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के जो छोटे या बड़े भूभाग है उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लेट। तो आपको प्लेट टर्म क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी प्लेटें हैं? तो पूरी पृथ्वी को हम 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित करते हैं। कितनी मिलती हैं? 7 बड़ी प्लेट यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो मैं पूरा प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। ओनली हम यहां पर कुछ प्लेटों के नाम याद रखेंगे। जैसे सबसे पहली प्लेट आप याद रख सकते हैं उत्तरी अमेरिकन प्लेट। या मेरे साथ प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से अपन समझेंगे। तो पहली प्लेट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरी प्लेट कहलाती है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। अगर आपको महाद्वीप क्लियर है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी प्लेट कहां पर होगी। लगभग जहां पर जो महाद्वीप है वहीं पर यह प्लेट देखने को मिल जाएगी। तीसरी कह सकते हैं हम अफ्रीकन प्लेट। चौथा हो जाएगा आपका यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप एंड एशिया, यूरेशियन प्लेट। फिफ्थ प्लेट यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं आपका प्रशांत प्लेट। ठीक है, पैसिफिक प्लेट। और 6 नंबर पर कह सकते हैं हम आर्कटिक प्लेट, या सॉरी अंटार्कटिक प्लेट। जो अंटार्कटिका है वो पूरे का पूरा एक प्लेट पर है, अंटार्कटिक प्लेट। और लास्ट जो प्लेट है मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेट है, जिसे हम कहेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या जिसको हम भारतीय प्लेट भी कह सकते हैं। तो लास्ट जो मिलेगी वो हमारे देश की प्लेट मिलेगी, भारतीय प्लेट। तो हमारा जो टारगेट है वो किस प्लेट को पढ़ना है? भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ना है, ना कि सारी प्लेटों में। लेकिन हमें जरूरत सारी प्लेटों को पड़ेगी, लेकिन हमें जरूरत सारी प्लेटों की पड़ेगी। किस किस प्लेट को हम समझ सकते हैं, इसलिए एक बार हम वर्ल्ड मैप में इसको जब देखेंगे तो ये पूरे का पूरा प्लेट का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको सारी की सारी प्लेटें दिखाई देंगी। जैसे यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी साउथ अमेरिका, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरी की पूरी ये प्लेट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये प्लेट है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में पानी भी आ रहा है और स्थल मंडल भी आ रहा है, यहां पर कॉन्टिनेंट भी आएगा, सी भी आएगा। और इसी मार्जिन से लेकर इस पूरे इंडियन ओशियन के मार्जिन तक क्या मिलेगी आपको? अफ्रीकन प्लेट। ये पूरा अफ्रीकन प्लेट का कॉन्सेप्ट है। अब अफ्रीकन प्लेट के बाद आप देखेंगे यहां पर, तो इस पॉइंट से लेकर ये पूरे पॉइंट तक आपको यूरेशियन प्लेट मिलेगी। इंडो प्लेट आपको इस पॉइंट से लेकर, देखो इंडियन प्लेट और ये पूरी की पूरी पहले एक प्लेट थी, बाद में डिवाइड होकर अलग हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी, यहां से मैं टारगेट कर रहा हूं इसको खास तौर पर, ये पूरा जो प्लेट स्ट्रक्चर है ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है।
अब इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन की जगह हम इंडो अलग पढ़ लेते हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग पढ़ते हैं। तो उसके अलग होने का रीजन क्या है वो भी अपन समझेंगे, क्योंकि भारतीय प्लेट को अच्छे से हमें समझना है। तो पूरी पृथ्वी आपकी लगभग 7 प्लेटों में विभाजित है। नीचे वाला जो पार्ट है वो किसका है, अंटार्कटिका का, और साइड में जो प्लेटें बचती हैं वो पैसिफिक प्लेटें हैं। तो ये कैसे प्लेटें बनती हैं, इनकी स्टडी कैसे करते हैं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अलग टॉपिक है। तो यहां पर अभी हमें उससे स्टडी नहीं करना है। तो अभी हमें सिर्फ ये समझ लेना कि हमारे पास टोटल 7 प्लेटें हैं। अभी मैं एक मैप में आपको और दिखा दूंगा भारतीय प्लेट के साथ इन प्लेटों का क्या संबंध है। अब यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, टेक्टोनिक का सिंपल मतलब होता है मूवमेंट। तो टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट यानी कि संचलन। तो प्लेटों में होने वाले संचलन को, संचलन मतलब मूवमेंट मतलब गति करती हैं, तो प्लेटों में होने वाला संचलन या प्लेटों में होने वाली गति को ही क्या कहा जाता है, मूवमेंट्स या टेक्टोनिक्स कहा जाता है। तो टेक्टोनिक का मतलब क्या हो गया, प्लेटों में होने वाला मूवमेंट या प्लेटों में होने वाली गति। यहां तक समझ में आ गया। अब मूवमेंट का कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बन रहा है उससे जो कन्वेक्शनल करंट उठ रही है, तो उन्हीं कन्वेक्शनल करंट को एक सबसे मेन कॉजेज माना जाता है मूवमेंट का। तो अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, कॉजेज वगैरह नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, जब मूवमेंट की स्टडी की जाती है तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर मूवमेंट को दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहले मूवमेंट को कहा गया कि प्लेटों में कुछ मूवमेंट होते हैं टेक्टोनिक्स में जो लंबवत संचलन होते हैं, मतलब वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो कुछ मूवमेंट कैसे होते हैं जो वर्टिकली होते हैं, और कुछ इन्होंने कहा कि जो मूवमेंट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी कि क्षैतिज संचलन हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ संचलन कैसे देखने को मिलते हैं, क्षैतिज संचलन हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो कुछ मूवमेंट हमें हॉरिजॉन्टल में दिखाई देते हैं, कुछ मूवमेंट हमें वर्टिकल में दिखाई देते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई जमीन का लैंड, जैसे कोई ये लैंड एरिया है, अगर ये ऊपर की ओर उठता है तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और अगर ये नीचे की ओर चला जाता है तो ये भी वर्टिकल मूवमेंट है। तो किसी लैंड का अपनी नॉर्मल रेंज से, मान लो कि ये इसकी एक नॉर्मल रेंज थी, तो नॉर्मल रेंज से या एक प्लेन सतह का ऊपर की ओर उठना और किसी प्लेन सतह का नीचे की ओर धंसना, मतलब इसको कह सकते हैं अपड्राफ्ट और इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड। तो अप ड्राफ्टिंग और जो डाउन ड्राफ्टिंग हो रही है इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहे हैं, उन्हीं को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ये हमारी प्लेट, भारतीय प्लेट के अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट्स के एविडेंस भी हमारे पास, हम भारत में दिखाएंगे आपको। उसके बाद क्षैतिज मूवमेंट की बात करें तो जब भी ये क्षैतिज मूवमेंट की स्टडी की जाती है तो इसमें भी 3 तरीके के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। मेनली हमें 2 चीजों पर टारगेट करना है, या फिर हम 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको मेन स्टडी करनी होती हैं। एक को कहा जाता है अपसारी संचलन। तो एक मोमेंट क्या मिलता है, अपसारी संचलन, और एक मोमेंट को कहा जाता है अभिसारी संचलन। 2 तरीके का मोमेंट यहां पर बताया गया, अपसारी और अभिसारी। अपसारी को इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट लिख सकते हैं। डाइवर्जेंट मोमेंट, और इसको कह सकते हैं कन्वर्जेंट मोमेंट। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट के नाम से क्लियर है कि जब कोई चीज डाइवर्ट होगी, कन्वर्जेंट के नाम से क्लियर है कि जब कोई चीज कन्वर्ट हो रही होगी। तो जब कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो वो कन्वर्जेंट है, जब कोई चीज कोई डाइवर्ट हो रही है तो वो क्या है, एक डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है, तो इतने एरो से समझ में आ जाएगा, व्हेन टू प्लेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, या 2 प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं तो उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट। मतलब जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, और जब 2 प्लेटें एक दूसरे से पास आएंगी तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया। तो कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ट हो रहा है, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट हो रहा है। इसमें एक मोमेंट और होता है जिसको समानांतर संचलन भी कहा जाता है, जिसकी हमें भारत में खैर जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो जो आपका पैरेलल मूवमेंट होता है, इस तरीके की कुछ प्लेटें मूवमेंट करती हैं, तो इसको हम समानांतर मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस समानांतर मूवमेंट को हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, तो हम केवल अपना काम अभिसारी और अपसारी से चला देंगे। तो ये पूरे का पूरा एक टेक्टोनिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें हमें दिखती हैं, और इन प्लेटों के अंदर जो मेन आपको पढ़ना है वो अभी हमें क्षैतिज मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें अपसारी और अभिसारी। अब आप कहेंगे सर भारत में इनका क्या लेना देना है, तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल से पढ़ो, वो वर्ल्ड को ध्यान में रखकर पढ़ा जाएगा। लेकिन इसी टेक्टोनिक को केवल हमें इंडिया में अप्लाई करना है कि इंडिया में ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज कहां पर होती हैं। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखते हैं इंडिया में टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज किस तरीके से काम करती हैं। तो अब हमारा टॉपिक होगा इंडिया, और इंडिया में क्या समझेंगे हम, टेक्टोनिक एक्टिविटीज को समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इंडिया में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडिया में आपने देखा था वैगनर वाली थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और गोंडवाना लैंड के अफ्रीका लैंड से डिवाइड होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और अफ्रीकन प्लेट के साथ कोलाइड करता है। मैं एक बार यहां पर एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज को दिखा दे रहा हूं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था यहां पर, जो हमने अभी अफ्रीकन प्लेट पढ़ी थी, और इसी अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट हुआ था हमारा प्यारा भारत। तो ये अफ्रीका लैंड का जो पार्ट यहां से डिवाइड हुआ था, ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया जब यहां से डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो इंडिया मूवमेंट करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये इंडिया मूवमेंट करता है और नॉर्थ में जाकर कोलाइड करता है किसके साथ, तो ये इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद ऊपर आपको एक प्लेट हमने पढ़ी थी जिसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट किस प्लेट के साथ टकराती है, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी। समझ में आ गया। तो अब आप ये बताएं कि भारतीय प्लेट जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है कि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि इंडिया ऊपर नीचे नहीं गया है, कि इंडिया या डूब गया हो या ऊपर की ओर उभर कर आ गया हो। इंडिया में एक क्षैतिज मूवमेंट देखने को मिल रहा है इस तरीके से। जैसे मान लो कि यहां पर आप बोर्ड में ऐसे नहीं देखना सर ऊपर ही तो जा रहा है, आप फ्लैट सरफेस में देखेंगे इंडिया अभी यहां पर है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर कोलाइड कर जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहेंगे। तो भारतीय प्लेट के अंदर जो मूवमेंट मिलता है वो हमें हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज संचलन देखने को मिलता है। तो क्षैतिज संचलन या हम कहें मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो भारतीय प्लेट के अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। अब हॉरिजॉन्टल में हमें यह देखना है कि क्या भारत में अपसारी और अभिसारी की, अब देखो इंडो प्लेट जो थी, भारतीय प्लेट किस प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है, तो यहां पर यह कोलाइड करेगी। तो भारतीय प्लेट इंडियो प्लेट किस प्लेट के साथ कोलाइड करेगी, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो यहां पर कन्वर्जेंट हो रहा है कि डाइवर्जेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, एक कन्वर्जेंट मोमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कन्वर्जेंट मोमेंट हमें देखने को मिलता है, अभिसारी संचलन देखने को मिलता है। तो भारतीय प्लेट में मुख्यतः किस प्रकार का मोमेंट हमें देखने को मिलता है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हमें अभिसारी संचलन देखने को मिलता है। तो भारतीय प्लेट में मुख्यतः क्या देखने को मिलेगा, अभिसारी संचलन देखने को मिलेगा। क्या भारतीय प्लेट के अंदर हमें अपसारी संचलन देखने को मिलता है, कहीं पर डाइवर्जेंट जैसी प्रोसेस हो रही होगी, तो बिल्कुल यहां पर आपको डाइवर्जेंट की एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, जब इस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा अभिसारी संचलन को ही पढ़ाया जाता है कि इसमें अभिसारी संचलन ही काम करेगा। लेकिन ये अभिसारी संचलन के साथ अभिसारी के साथ आपको अपसारी के एविडेंस भी याद रखने हैं। तो अपसारी मोमेंट कहां हो सकता है, हाँ अभिसारी का कोई और एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी भारतीय यूरेशियन प्लेट के जाएंगे तो इस साइड जो पूरे का पूरा प्लेट स्ट्रक्चर मिलता है हमें, यहां पर हमें प्रशांत प्लेट मिलेगी। तो भारतीय प्लेट के इस साइड क्या मिलेगी, हमें प्रशांत प्लेट मिलेगी। जब भारतीय प्लेट इस साइड मूवमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं प्रशांत प्लेट के साथ भी कोलाइड करेगी।
तो जब प्रशांत प्लेट के साथ कोलाइड करेगी तो यहां पर भी हमें अभिसारी संचलन ही देखने को मिलेगा। तो मुख्यतः जो हमें देखने को मिलता है वो यूरेशियन प्लेट के साथ मिलता है। कहीं ना कहीं भारतीय प्लेट जब प्रशांत प्लेट के साथ थोड़ा बहुत टकराएगी, क्योंकि जैसे ही यूरेशिया में जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से जुड़ जाएगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट। तो जब ये पूरे का पूरा लैंड मास, देखो इंडिया का मतलब यहां पर ये नहीं कि केवल ये पार्ट आ गया, इंडो प्लेट ये पूरा का पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहां से ये पूरी की पूरी प्लेट क्या है हमारी, इंडो प्लेट है। इस पूरी प्लेट को कहा जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। केवल इंडिया मूवमेंट नहीं कर रहा, पूरे का पूरा लैंड मास ही मूवमेंट करेगा। और जब इससे कोलाइड करेगा तो इस साइड भी कोलिजन होगा, इस साइड भी कोलिजन होगा, तो दोनों जगह हमें अभिसारी संचलन देखने को मिलेगा। अब जब आप यहां पर देखेंगे कि ये प्लेट अफ्रीका से सेपरेट हो रहा है, अफ्रीका से ये प्लेट सेपरेट हो रही है यहां से, तो जब ये सेपरेट हो रही है तो यहां पर किस प्रकार का मूवमेंट होगा, तो यहां पर आपको अपसारी संचलन देखने को मिलेगा। तो भारतीय प्लेट में कहीं ना कहीं अपसारी संचलन भी देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो डाइवर्जेंट मूवमेंट किस प्लेट के साथ मिलेगा, अफ्रीकन प्लेट के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। क्या और कोई एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसी भारतीय प्लेट के नीचे अंटार्कटिकन प्लेट है या अंटार्कटिका प्लेट हमें मिलती है। तो भारतीय प्लेट कहीं ना कहीं नॉर्थ दिशा में जब जाएगी तो ये प्लेट इस प्लेट से भी विभाजित होकर ऊपर की ओर जाएगी। तो यहां से भी एक विभाजन आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी आपको अपसारी संचलन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर भी क्या मिलेगा, एक अपसारी संचलन जैसी स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो भारतीय प्लेट के साथ कहां कहां पर डाइवर्जेंट हो रहा है, कहां पर कन्वर्जेंट की स्थिति देखने को मिलती है, तो ये हमें थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत होती है। तो भारतीय प्लेट के साथ आपको, तो भारतीय प्लेट में हमें दोनों प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ आपको अभिसारी के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, तो अभिसारी संचलन भी देखने को मिल रहा है, और किसी साइड आप देखेंगे आपको अपसारी संचलन भी देखने को मिलता है। तो जब अपसारी और अभिसारी संचलन दोनों हमें देखने को मिलेंगे तो इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल है जो हमारी भारतीय प्लेट है। तो भारतीय प्लेट किस प्लेट के साथ कोलाइड करेगी, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो ये पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहां पर यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो भारतीय प्लेट है, इंडो प्लेट है, ये कहीं ना कहीं प्रशांत प्लेट के साथ भी कोलाइड कर सकती है। ठीक है, तो यहां प्रशांत प्लेट का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। क्या यहां पर हमें कोई एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब हमने पढ़ा है तो बिल्कुल मिलेगा। तो पहला आपको मिलेगा भारतीय प्लेट किस प्लेट से अलग हो रही है, अफ्रीकन प्लेट से। तो भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो मिलेगा, ये शायद कंफ्यूज करेगा आपको, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, जगह कम बचेगी। तो इंडो प्लेट और अफ्रीकन है ना, यहां छोटे में आ जाएगा। दूसरा जो आपका है वो इंडो प्लेट किसके साथ सेपरेट हो रही है, तो इंडो प्लेट आपका अंटार्कटिका के साथ भी सेपरेट होगी। तो इस तरीके से आपको दो एग्जाम्पल अपसारी के मिलते हैं और दो एग्जाम्पल आपको अभिसारी संचलन के मिलते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। तो इतने से हम भारतीय प्लेट की पूरी रूपरेखा को समझ सकते हैं। तो अब अगर हम पूरी भारतीय प्लेट की स्टडी करें, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, उसी मैप से अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। इस मैप में आपको क्लियर कट थोड़ा क्या बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, तो इजिली आपको याद हो जाएगा ये। देखो समझना जा रहा है यहां पर। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो मैं रेड लाइन कर दे रहा हूं ब्लैक की जगह, जिससे आपको रेड टारगेट करेगा, ये पूरे का पूरा जो लैंड मास आपको दिखाई दे रहा है, ये लैंड मास किसका है, पूरे का पूरा, ये पूरा लैंड मास आपको भारतीय प्लेट का दिखाई देगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक बाउंड्री है जो किस प्लेट की बाउंड्री है, भारतीय प्लेट की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्लेट कौन सी है, हमारी भारतीय प्लेट है, जिसमें इंडिया का लैंड भी इंक्लूड है आपका,
और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का लैंड भी इंक्लूड है और इसमें इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर भी इंक्लूड है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये पूरे का पूरा वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज पूरा एक प्लेट के ऊपर है। इस पूरी प्लेट को हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर आप इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में कुछ चीजों को समझेंगे तो इस साइड आपको एक प्लेट बाउंड्री मिलेगी, तो यहीं से एक प्लेट का मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, तो जिससे ये इंडो प्लेट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। उस प्लेट को लिखा हुआ है अफ्रीकन प्लेट। तो यहां पर भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का जॉइंट दिखाई दे रहा है। इंडो प्लेट के नीचे ही आपको एक प्लेट, इसको छोड़ देना, यहां पर प्लेट आपको दिखाई दे रही है अंटार्कटिकन प्लेट। और इस साइड अगर आप देखेंगे ये पूरे का पूरा ये वाला एरिया जो पूरे का पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया, इसको क्या कहा जाएगा, पैसिफिक प्लेट। तो भारतीय प्लेट किन किन प्लेटों के बीच में है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो इंडो प्लेट का जो बाउंड्री मार्जिन है वो अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के पैसिफिक प्लेट के बीच में देखने को मिलता है। अब यहां पर हमने देखा था डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो अब हम देखेंगे कि जब ये भारतीय प्लेट ऊपर की ओर जाएगी तो इस मार्जिन पर क्या होगा। ये जो मार्जिन है यहां पर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी और इस मार्जिन पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका पूरे का पूरा यहां से आपको ये पूरे का पूरा मार्जिन जो दिख जाएगा ये कोलिजन का मार्जिन होगा। तो इस पूरे मार्जिन पर भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर हमें एक कन्वर्जेंट देखने को मिलता है, यहां पर भी हमें कन्वर्जेंट देखने को मिलता है। लेकिन आप जब इस जगह पर जाएंगे तो यहां पर अफ्रीकन प्लेट से यूरेशियन प्लेट अलग हो रही है, इंडो प्लेट अलग होकर जा रही है। तो जब ये प्लेट यहां से सेपरेट होगी तो इस पूरे मार्जिन पर अगर हम जाएंगे तो इस पूरे मार्जिन पर आपको अपसारी संचलन देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंट का मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर भी आप देखेंगे प्लेट दूर जा रही है तो यहां पर भी आपको लगभग अपसारी संचलन ही देखने को मिल जाएगा। तो यही मैंने लिखा था कि भारत इन दोनों प्लेटों के बीच में अपसारी संचलन है, इन प्लेटों के बीच में भी अपसारी, यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट के बीच में कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी संचलन है, और यहां पर भी आपका अभिसारी संचलन देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया। अब जब किसी भी प्लेट को किसी अलग प्लेट किसी अन्य प्लेट से डिवाइड करते हैं तो उसके बीच में छोटी छोटी कुछ फॉल्ट का निर्माण या कोई कटक का निर्माण होता है। जैसे होगा क्या कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी तो यहां पर हम जानते हैं कि इसकी उत्तरी सीमा पर किसका निर्माण होता है, तो यहां पर आपको हिमालय का निर्माण मिल जाएगा। तो इसकी उत्तरी सीमा पर किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। यहां पर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कटकों के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर कई प्रकार के कटक हमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक कटक आपका जो देखने को मिलेगा वो पूरे का पूरा आपको इस जगह पर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी एक पूरे का पूरा कटक का निर्माण होता है। कटक क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये कटक क्या होता है। जब भी हम कटक की बात करते हैं तो इंग्लिश में उसको रिज पढ़ा जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब कोई भी ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उस उद्गार से जो लावा बाहर निकलेगा उस लावा का जब जमाव हो जाता है, खास तौर पर पानी के अंदर ही जब उसका जमाव हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कटक। कटक हमेशा लंबा मिलता है। जब माउंटेन हिल्स आती हैं तो वो छोटी छोटी हिल्स मिलती हैं। जैसे आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, अपनी बॉडी पर एक छोटा सा पिंच लेना और उस बॉडी को इसको यहाँ पर पिंच करना, जैसे एक सुई आती है तो उसको पिंच करना, थोड़ा सा ब्लड बाहर निकलेगा और ब्लड की बाद में क्लॉटिंग हो जाएगी, जम जाएगा, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो वो आपकी माउंटेन हिल्स होती है जिनको सी माउंट कहा जाता है। फिर आप एक प्रैक्टिकल लेना, तो एक ब्लेड लेना और यहां से इस तरीके का कट लगाना। तो जब आप ब्लेड से पूरे का पूरा कट लगाएंगे तो आप बहुत ज्यादा मत लगा लेना कि नस वगैरह कट जाए। तो एक यहां पर सिंपल सा कट लगाना है, इतना कि आपकी नसें वगैरह नहीं कटे। या फिर वो चूड़ी आती है कांच की चूड़ी, पहले वो हम लोग तोड़ते थे, उसको तोड़ने के बाद प्यार निकलता, तेरा मेरा प्यार कितना है, तो वो प्यार निकालने की कोशिश करना और उसी चूड़ी से इसको थोड़ा सा कट करना जिससे ज्यादा कट नहीं होगा। तो आप देखेंगे पूरी लंबे में एक ब्लड की क्लॉटिंग आएगी। तो पूरी जो लंबे में ब्लड की क्लॉटिंग आती है उसी को कहा जाता है रिज। रिज हमेशा क्या होता है, एक लंबे स्ट्रक्चर में बनता है और ये पूरे का पूरा वॉल्केनिक डिपोजिशन होता है, मैग्मा का पूरा निक्षेप हमें देखने को मिलता। तो ऐसे ही यहां पर एक जावा कटक वगैरह मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, जावा कटक का निर्माण मिल जाएगा। ऐसे ही हम जाएंगे यहां पर, अगर सारे नहीं पढ़ने की, बहुत ज्यादा डिटेल से हमें पढ़ना है,
कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो न्यूजीलैंड वाली जो जगह है, तो न्यूजीलैंड पूरे का पूरा जो है वो एक कटक पर बना हुआ है जिसको कहते हैं कर्मादिक कटक। तो न्यूजीलैंड किस पर बना हुआ है? कर्मादिक कटक। और जो जावा बना हुआ वो किस पर बना हुआ है? जावा कटक पर बना हुआ है। अब यहां पर भी तो एक कटक का निर्माण होगा यहां पर। तो कटक देखो, चाहे प्लेट दूर जाए या पास आए तो उससे दरार पैदा हो ही जाती है, तो उन्हीं दरारों में ज्वालामुखी बाहर निकल आते हैं। तो यहां पर भी एक कटक का निर्माण होता है, तो इसको कहा जाता है कार्ल्सबर्ग कटक। तो यहां पर कार्ल्सबर्ग, अभी मैं नाम लिखा दूंगा, कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण होगा। फिर जब भारतीय प्लेट इस प्लेट से अलग होगी तो यहां पर भी एक कटक का निर्माण होगा, और फिर जब यहां से अलग होगी तो यहां पर भी एक कटक का निर्माण होगा। मतलब जो कार्ल्सबर्ग कटक है ये पूरी की पूरी एक रेंज का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से भारतीय प्लेट का पूरा एक मार्जिन हमें यहाँ पर हिमालय हमें मिल जाता है। तो भारतीय प्लेट का चारों तरफ का एक मार्जिन हमें दिखाई देता है। तो इन कटकों को कहा क्या जाता है? तो पहला कटक हम याद रखेंगे कौन सा है? कार्ल्सबर्ग कटक। तो यहां पर मैं नंबर डालता जा रहा हूं क्योंकि यहां लिखेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो पहला जो कटक बनेगा वो कौन सा होगा? हमारा कार्ल्सबर्ग कटक। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अब जब ऑब्जेक्टिव में आपसे आएगा तो आपको इतना याद होना चाहिए कि कार्ल्सबर्ग कहां पर स्थित है? इंडिया में स्थित है। किन प्लेटों के बीच में? अफ्रीकन और इंडो प्लेट के बीच में बनेगा। मैं लिख भी दे रहा हूं। तो कार्ल्सबर्ग किसके बीच में बनेगा? पहले पूरे देख लेते हैं, फिर कलर चेंज कर लेंगे। दूसरा देखेंगे मिड इंडियन रिज। तो यहां पर जो बनेगा ये मध्य अटलांटिक, मध्य भारतीय कटक बनेगा। तीसरा साउथ ईस्ट इंडियन रिज, ये जो कटक बनेगा वो साउथ ईस्ट इंडियन रिज होगा। इसके बाद जहां पर न्यूजीलैंड बना है वो कारमादी कटक होगा। और यहां पर जो आएगा वो पांचवा आपका जावा कटक होगा, क्योंकि जावा द्वीप यहीं पर मिलते हैं। और उसके बाद जो 90 ईस्ट रीज है, ये तो कई बार एग्जाम में आया, 90 डिग्री पूर्वी कटक कहां पर स्थित है? यहां पर आप देखेंगे कि जो भारतीय प्लेट है, तो इंडो प्लेट हमारी अफ्रीकन प्लेट से विभाजित हो जाती है। तो भारतीय प्लेट क्या कर रही है? इस प्लेट से यहां से विभाजित हो रही है। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो भारतीय प्लेट, इंडो और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, ये दोनों प्लेटें भी यहां से सेपरेट हो रही हैं। तो ये जो कटक है यहां पर बनेगा लंबा। तो इसको कहा जाता है 90 डिग्री का कटक, क्योंकि ये 90 डिग्री देशांतर के पास में स्थित है, तो इसलिए नाम क्या रखा गया? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कटक। तो यहां पर आपको मिलेगा 90 ईस्ट रिज, 90 डिग्री पूर्वी कटक। तो इस तरीके से ये पूरे कटकों का निर्माण आपको पता होना चाहिए। और कौन सा कटक किसके बीच में बना है? तो कार्ल्सबर्ग कटक आपको याद रखना है कि ये अफ्रीकन और इंडो प्लेट के साथ बना हुआ है, इंडियन प्लेट के साथ। ये आपका अंटार्कटिका, ठीक है, इंडिया तो सब में ही आएगा ही आएगा, इंडो प्लेट के साथ ये भी आपकी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और इंडिया के साथ। इस वाले कटक को एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल जॉइंट में है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अंटार्कटिका है, एक बार आप लोग देख लेंगे कि ये वास्तव में अंटार्कटिका के साथ है या अफ्रीकन के साथ है। वैसे तो अंटार्कटिका आना चाहिए, फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना। बहुत सोर्स है आजकल तो, गूगल जीटी, चैट जीपीटी, एआई सब कुछ काम कर रहा है। कर्मादिक रिज की बात करेंगे तो ये भी आपको पैसिफिक प्लेट के साथ मिल जाएगा, प्रशांत प्लेट और इंडो प्लेट के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। और पैसिफिक जो कार्मादिक रिज है, जो न्यूजीलैंड बना हुआ, वो इसी प्लेट पर बना हुआ है। और जावा रिज, ये भी आप पैसिफिक की याद रख सकते हैं, तो ये भी हमें पैसिफिक और इंडो प्लेट के बीच में मिल जाएगा। और 90 ईस्ट जो मिलेगा ये इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में बनेगा। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। और कहां पर डाइवर्जेंट हुआ है, कहां पर कन्वर्जेंट हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए कि यहां पर जो इस साइड आएगा वो डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा, और इस साइड जो तीनों आ रहे हैं, मतलब ये स्टार्टिंग के जो तीनों हैं ये डाइवर्जेंट हैं, और उधर के नीचे के जो तीनों हैं वो कन्वर्जेंट है। 90 ईस्ट जो है ये डाइवर्जेंट में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा? अपसारी में आएगा। तो ये अपसार से बना हुआ है। क्लियर? इस तरीके से ये इमेज भी आप देख सकते हैं। ये आपकी इस साइड अफ्रीकन प्लेट है, तो यहाँ पर आपको कार्ल्सबर्ग रिज दिखेगा। कार्ल्सबर्ग रिज का ही अगला जो विस्तार है वो सेंटर, ये रेड लाइन दिख रही है, पूरी की पूरी भारतीय प्लेट है। इसके इस साइड आपका अफ्रीकन प्लेट है, नीचे अंटार्कटिकन प्लेट है, और इस साइड आपकी पैसिफिक प्लेट आ जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे ये 3 रिज कंटिन्यू मिलेंगे। पहला कार्ल्सबर्ग रिज, सेंट्रल इंडियन रिज या मिड इंडियन रिज, और साउथ ईस्ट रिज।
यहां पर आपको देखेंगे तो जावा ट्रेंच वगैरह मिल जाएगा। कर्मादिक यहां पर है, दिया नहीं है इसमें, कर्मादिक। और ये 90 ईस्ट याद रखेंगे कि ये इंडो प्लेट और ऑस्ट्रियन प्लेट को अलग कर देगा। तो ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 90 ईस्ट रिज कहा जाता है। इसको देख सकते हैं, इसके अंदर यहां पर आपको क्लियर कट सारे के सारे रिज दिखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा अफ्रीका है, इस साइड पूरी अफ्रीकन प्लेट है, यहां से हमारी पूरी भारतीय प्लेट। ये समुद्र के अंदर का नजारा है। इस समुद्र के अंदर देखोगे ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे छोटी छोटी सी हिल्स या माउंटेन हिल्स, सी माउंट या आपके छोटे छोटे कटक हैं। तो यहां पर जो कटक बनेगा आपका, देखो ये पूरे का पूरा, एक लिखा भी होगा यहां पर, दिख नहीं रहा लेकिन ये लिखा हुआ है कार्ल्सबर्ग, ये यहां पर। तो ये पूरे का पूरा कार्ल्सबर्ग रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा मिड इंडियन रिज का, ठीक है। फिर यहां पर आपका साउथ ईस्ट रिज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी रिज की एक लाइन बनेगी। फिर इस साइड जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का दिया नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको कर्मादिक रिज मिलेगा। और इस साइड जाएंगे फिर आपको यहाँ पर जावा ट्रेंच भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इंडो प्लेट है, इस साइड आपकी ईस्टर्न प्लेट है। ये पूरे का पूरा आपको एक रिज दिखाई देगा, लंबे में लॉन्गिट्यूडनली एक रिज दिखाई देगा और लिखा हुआ है 90 ईस्ट रिज। तो 90 डिग्री का रिज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 90 ईस्ट रिज आपको इंडो प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां तक हमने ये समझा कि भारतीय प्लेट के साथ किस तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो इसको एक बार इस मैप में साफ साफ बना लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी पूरी की पूरी भारतीय प्लेट है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब भारतीय प्लेट के चारों ओर क्या, इस नीचे की तरफ क्या है, आपकी अफ्रीकन प्लेट है, इस साइड पूरे का पूरा पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। यहां पर भी आपको मोस्टली पैसिफिक प्लेट मिलेगी। इस साइड आपकी यूरेशियन प्लेट है और इस साइड आपका अफ्रीकन प्लेट है। और इंडो प्लेट का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जब नॉर्थ ईस्ट में जा रही तो यहाँ पर डाइवर्जेंट होगा, ये प्लेट यहाँ से सेपरेट होकर जाएगी, डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर भी ये प्लेट दूर जाएगी तो डाइवर्जेंट होगा, लेकिन इस जगह पर ये प्लेट कोलाइड करेगी तो ये कन्वर्जेंट में आएगा। तो ये किस में आएगा, कन्वर्जेंट में आएगा। तो जब हम कन्वर्जेंट में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो रेंज का फॉर्मेशन होगा वो पूरी की पूरी रेंज हो जाएगी हमारी हिमालय। और इसके साथ यहाँ पर इंडोनेशिया के पास में एक पूरे का पूरा कटक बनेगा जिसको कहेंगे जावा कटक, जावा रिज। और इसके बाद पैसिफिक के साथ जो कटक बनेगा यहाँ पर, जहां पर आपका न्यूजीलैंड स्थित है, तो न्यूजीलैंड जिस कटक पर स्थित है उसको कहते हैं कार्मादिक, कार्मादिक कटक। और यहां पर जो कटक बनेगा, आपके तीन कटक बनेंगे। एक कटक यहां पर बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, कार्ल्सबर्ग कटक। तो यहां पर कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण होगा। इसके नीचे यहां पर जो कटक बनेगा आपका, उसको मध्य इंडियन या मध्य भारतीय कटक कह देते हैं। फिर एक कटक यहां पर बन जाता है जिसको दक्षिण पूर्वी भारतीय कटक कह दिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर कुछ कटकों का निर्माण आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में आपको याद रखना है कि भारतीय प्लेट जब ऊपर जा रही थी तो ये अनबैलेंस होने के कारण ये प्लेट थोड़ा सा अनबैलेंस होती है। अनबैलेंस होने का मतलब है कि भारतीय प्लेट जो थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी और ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का जो मूवमेंट था वो थोड़ा सा इस कारण था। तो यहाँ से एक सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस जगह पर ये दोनों प्लेटें क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो यहीं पर जो कटक बनता है उसी को 90 डिग्री कटक के नाम से जाना जाता है। तो ये दूर होने से बन रहा है। ये किस कारण से बन रहा है, दूर। तो यहाँ पर क्या होगा, अपसारी संचलन हमें देखने को मिलेगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखना होता है। देखो, अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक थ्योरी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट ये कहलाता है 200 मिलियन ईयर एगो पेंजिया डिसइंटीग्रेट इन द कार्बोनीफेरस। तो पेंजिया कार्बोनीफेरस में क्या होता है, विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है।
180 मिलियन वर्ष पूर्व जाएंगे तो अटलांटिक महासागर खुलना प्रारंभ हो जाता है, ये वाला अटलांटिक महासागर का भाग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 120 मिलियन पहले जाएंगे तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी, मतलब ये महासागर भी ओपन हो जाएगा। ओपन कैसे होगा, ये डिवाइड होगा, जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा तो पेंजिया में जितना ज्यादा विभाजन होता जाएगा धीरे धीरे महासागर ओपन होते चले जाएंगे। फिर याद रखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड 12 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से चलती है, हेंस इंडियन ओशियन स्टार्ट ओपन। तो जैसे ये इंडो प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इंडियन ओशियन भी यहां पर आ जाता है। ठीक है, मतलब लैंड तो पहले से था, उसके ऊपर पानी आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ओशियन का पार्ट भी आ जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड विद द तिब्बतन प्लेट एट द्रास, या तिब्बतन की जगह आप यूरेशियन भी याद रख सकते हैं। हैंस डेक्कन लावा फ्लो इन द क्रेटेशियस पीरियड, ये हम भारत के पहले भी पढ़ चुके थे। जब यहाँ पर प्लेट कोलाइड करती है तो यहाँ पर काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन होता है, और काराकोरम के साथ ही यहाँ पर दक्कन में लावा का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि दक्कन का लावा भी निकल जाता है। ये कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद इंडो प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, इसलिए कार्ल्सबर्ग, मतलब ये पॉइंट याद रखना है। इंडो प्लेट जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होगी अफ्रीकन से तो कार्लबर्ग का फॉर्मेशन होगा और मिड इंडियन रिज का भी फॉर्मेशन होगा। यही मैं कह रहा था कि ये अफ्रीकन के साथ ही ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप लोग थोड़ा चेंज कर लेना कि ये अफ्रीकन के जॉइंट पर स्थित है ना, ये अफ्रीकन में ही आप कर लेना, अटलांटिक को छोड़ देना। इसके बाद इंडियन प्लेट सेपरेट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हेंस 90 ईस्ट रिज, फिर बाद में जाकर ये दोनों प्लेटें यहां से विभाजित हो जाएंगी और यहाँ पर 90 डिग्री का कटक यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री याद रखना है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस कटक का निर्माण किसके साथ हो रहा है और किसके सेपरेशन से ये कटक के फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि क्या टेक्टोनिक एक्टिविटीज आज भी हो रही हैं या बंद हो चुकी हैं। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज आज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक बार फिर से जुड़ी थी और जुड़ने के बाद फिर अलग हो गई थी। वर्तमान में भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट विघटित हो रही, भविष्य में दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रिज पर एक रचनात्मक प्लेट मार्जिन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट सॉरी जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ से लेकर इस पूरे लैंड में एक क्रैक डेवलप होने वाला है, यहाँ से लेकर मतलब पूरे का पूरा इंडिया यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ तक ये पूरे का पूरा लैंड यहाँ से कटकर अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक कलर में दिखाऊं तो ब्लैक कलर में आप देखेंगे तो इसको आप पूरे का पूरा देखेंगे तो ये कटकर अलग हो जाएगा, सेपरेट होगा यहाँ से पूरे का पूरा। तो ये लैंड पूरे का पूरा इस लाइन से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इंडिया के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, चाइना भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर एक नया सी ओपन हो जाएगा। ये अभी हुआ नहीं है, डरने की बात नहीं, अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन होने में बहुत टाइम लगेगा, कई पीढ़ियां नाती पोती निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद होगा, लेकिन ऐसा होगा जरूर। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर जो अभी तक हुआ है तो वो भी पॉसिबल नहीं था। बहुत कुछ हो चुका है, जैसे अफ्रीका से मेडागास्कर डिवाइड हुआ, इंडिया भी तो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, वहां से डिवाइड करके 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वो जाके यूरेशियन प्लेट्स के साथ कोलाइड हो सकता है। तो कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हमारी अर्थ पर हो सकती है, लेकिन होने में बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। अभी ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं, आगे जाकर इसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसी को DHS के नाम से जाना जाता है, दिल्ली हरिद्वार हर्षिल। ये आगे जाकर होगा, कब होगा अभी नहीं पता। अब हमें ये देखना है कि भारतीय प्लेट में एक होता, अभी तक जो हमने पढ़ा वो पैलियो टेक्टोनिक था। पैलियो टेक्टोनिक के बाद जो टेक्टोनिक आती है उसको कहते हैं नियो टेक्टोनिक, यानी कि नव विवर्तनिकी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, नव विवर्तनिकी देखने को मिलती है, न्यू टेक्टोनिक देखने को मिलती है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो टेक्टोनिक थी जो हो चुकी हैं। अब हम वो टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे जो फ्यूचर में हो सकती है। जैसे DHS हमने पढ़ा वो आपका नियो टेक्टोनिक का पार्ट है। तो इसमें कहा गया कि दो तरीके के मोशन हमें देखने को मिलते हैं, एक वर्टिकल मोशंस देखने को मिल रहा था, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के तो एविडेंस हमने पैलियो टेक्टोनिक के अंदर भी हम स्टडी कर चुके थे, इसको पैलियो टेक्टोनिक में ही पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है और प्रेजेंट में भी हो रहा है। पैलियो टेक्टोनिक में भी हो रहा था, आज भी ये कंटिन्यू हो रहा है। इस कारण हिमालय की हाइट कंटिन्यू बढ़ रही है, तो हिमालय हमारा लगातार बढ़ रहा है। इसके एविडेंस तो हमें मूवमेंट तो हमें पता है कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर जा रही है, तो इसके हमारे पास एविडेंस है क्या कि ये भारतीय प्लेट नॉर्थ में जा रही है। तो पहला एविडेंस हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो चेंज इन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन।
तो अर्थ का जो चुंबकत्वीय डिक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। दूसरा क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज अलोंग डीएचएस। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली हरिद्वार हर्षिल मार्ग पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो इस चीज का प्रमाण है कि हमारी प्लेट उत्तर की ओर ज्यादा फोर्स कर रही है, इस कारण वहां पर कुछ दरारें पैदा हो रही हैं। वर्टिकल मोशन में जाएंगे तो इसमें अपराइजिंग होती है और दूसरी होती है डाउन व्रैपिंग। ठीक है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं उत्थान भी देखने को मिलता है, इसको उत्थान कहेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्थान देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं निमज्जन देखने को मिल जाता है। तो जो वेस्ट इंडिया हमारा पश्चिम भारत है, तो ज्यादातर पश्चिमी भारत में जो चीजें हमें देखने को मिलती है वो उत्थान की स्थिति देखने को मिलती है, और पूर्वी भारत के अंदर ज्यादातर हमें निमज्जन की स्थिति देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि पश्चिमी भारत ऊपर की ओर उठ रहा है और पूरब का जो भारत है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि जो अपराइजिंग और मतलब उत्थान और निमज्जन में क्या अंतर होता है या कौन कौन से एविडेंस है हमारे पास। तो कुल मिला के ये तो हमें के लिए, देखो इसको पढ़ना नहीं, बस इतना याद रखना है कि अब ऊपर उठने की कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। हमें केवल इतना पता है कि पश्चिमी भारत में उत्थान हो रहा है, पूर्वी भारत में निमज्जन हो रहा है। क्या हमारे उसके पास कोई एविडेंस है कि इसमें ये चीजें हो रही हैं, तो हम कुछ साक्ष्यों को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो पहला साक्ष्य आता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज अलोंग दिल्ली हरिद्वार हर्षिल। तो डीएचएस पर जो एक्टिविटीज हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं अपराइजिंग के अंदर ही आती है, हॉरिजॉन्टल में भी आती है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइजिंग देवबंद विलेज इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश में एक गांव है सहारनपुर में जिसका नाम है देवबंद। तो ये जो देवबंद गांव है, इस पूरे गांव की जमीन ही ऊपर की ओर उठ चुकी थी। तो देवबंद गांव की पूरी जमीन ही क्या हो गई, जमीन मतलब अपनी सामान्य सतह से पूरे के पूरे गांव का जो लैंड है वो ऊपर की ओर उठा है। ये रियलिटी में हुआ है देवबंद गांव में। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर जमीन क्या हुई है, ऊपर की ओर उठी है। ऐसे ही हमें डाउन रैपिंग के कुछ एडवांस एविडेंस देखने को मिलते हैं। इरेक्ट सुंदरी ट्रीज डिपोटेड डेप्थ ऑफ द 150 मीटर ऑफ द सी ब्लो। तो अगर आप भारत में जाएंगे तो भारत के इस साइड आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जैसे जाएंगे, ये मान लो बंगाल की खाड़ी है और ये इसमें पानी फिल हो जाएगा। तो इस बंगाल की खाड़ी के अंदर अगर हम जाएंगे तो 150 मीटर की डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी के अंदर आज भी हमें पेड़ों के यहाँ पर तने दिखाई देते हैं। यहाँ पर आज भी हमें कुछ पेड़ों के तने, ठीक है, यहाँ पर कुछ तने, तने का मतलब है यहाँ पर किसके तने हैं, सुंदरी वन के। क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये जो डेल्टा एरिया है पूरे का पूरा, तो ये जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, तो इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सुंदरबन डेल्टा है उसी के अंदर जो वन पाया जाता है वो है सुंदरी वन। तो सुंदरी वन के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरबन डेल्टा। तो आज भी हमें सुंदरबन डेल्टा के कुछ वन जो हैं वो समुद्र के अंदर यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये पेड़ जमीन के अंदर ही उगे होंगे, तो ये पेड़ की जमीन के अंदर या सॉरी पानी के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पेड़ कहीं ना कहीं ऊपर रहे होंगे यहाँ पर, और ये पूरी की पूरी जमीन क्या यहाँ से धंसकर नीचे चलेगी। तो जब पूरी की पूरी जमीन नीचे धंस जाएगी तो पेड़ भी उस जमीन के साथ सीधे के सीधे नीचे, और ये कोई एक छोटे से एरिया में नहीं होता, कई 100 किलोमीटर हजारों किलोमीटर के एरिया में होता है। तो पूरा का पूरा आज भी हम अगर बंगाल की खाड़ी में जाते हैं तो इन पेड़ों के तने आज भी हमें बंगाल की खाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर वो तना हमें बंगाल की खाड़ी में मिला तो इसका मतलब वो जमीन पहले ऊपर थी, आज वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई। दूसरा, जो मालदा गैप का निर्माण हुआ है, जो मालदा गैप आपका बना हुआ है, मालदा गैप कहां बना हुआ है, तो हम भारत के अंदर जब यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा पठार मिलेगा जिसको कहा जाता है मेघालय प्लेटू, मेघालय का पठार। तो यहां पर जो आपको मेघालय का पठार मिल रहा है और इसके इस साइड जाएंगे यहां पर, तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। मतलब ये पूरा जो लैंड है ये दक्कन के पठार का एरिया, यहाँ पर कौन सा एरिया, दक्कन का पठार। तो ये जो दोनों आज हमें अलग अलग मिलते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो खाली जगह है
यहां पर हमें एक देश मिलता है जिसको कहते हैं आज हम बांग्लादेश। लेकिन अगर स्टार्टिंग समय में जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में जो हमारा लैंड था वो इस तरीके से देखने को मिलता था। स्टार्टिंग अवस्था में जाएंगे तो हमारी जमीन का लैंड कुछ इस तरीके का था जब पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तो उस समय जब प्लेटों का टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही थी तो यहां पर जो था ये बांग्लादेश सॉरी मेघालय का प्लेटू यहां पर था। तो मेघालय का पठार नॉर्थ ईस्ट में आज हमें उत्तर पूर्वी राज्यों में दिखता है, लेकिन ये आज अलग नहीं हुआ है यहाँ से। ये आज प्रेजेंट में अलग होगा, लेकिन पहले ये दोनों लैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, मतलब इस तरीके से। और इसी के नीचे यहाँ पर था आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार, जब मैं पठार पढ़ाऊंगा उस समय अपन और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें इस साइड जो पहाड़ी मिलती है उसको कहा जाता था राजमहल की पहाड़ी। तो इस साइड राजमहल की पहाड़ी मिलती थी और इस साइड जो पहाड़ी मिलती थी उसको कहते थे गारो की पहाड़ी। तो कुल मिला के ये दोनों पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई थी। तो ये पूरी की पूरी एक पहाड़ी थी जिसको कहा जाता था राजमहल गारो की पहाड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, तो विवर्तनिकी घटनाओं के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच का जो एरिया, ये वाला एरिया है, इस एरिया की जमीन क्या होता है, नीचे धंस जाती है, इसमें निमज्जन हो जाता है। ठीक है, ये हमने एक जगह उत्थान लिखा था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिल जाता है, निमज्जन की प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। मतलब ये जमीन पूरी की पूरी नीचे धंस जाएगी। तो धंसने से क्या होगा कि जो एक पठार था ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद ये जमीन ऐसे बन जाएगी। तो इधर आ जाएगा आपका मेघालय का क्षेत्र और इस साइड आ जाएगा आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र। और उसके बीच में ये जो लैंड नीचे धंस चुका है, ये पूरे का पूरा जो धंसा हुआ लैंड है ये बन जाएगा मैदान। और इसी मैदान में बना हुआ है आज बांग्लादेश। तो पहले यहाँ पर जमीन नहीं थी, पूरे का पूरा क्षेत्र था, और उसी धसी हुई जमीन में बाद में किस देश का विकास हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो इस तरीके की ये स्थिति आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं जो मालदा गैप मिल रहा है वो भी आपका किसका है, धसान की प्रक्रिया से बना हुआ, ये भी धसान है। उसके अलावा बैरन एंड नारकोंडम द्वीप, तो बैरन एंड नारकोंडम ये कहाँ मिलते हैं, तो ये भारत के अंदर ही, भारत में ही। अगर आप इस साइड अंडमान निकोबार में जाएंगे तो भारत के अंडमान निकोबार में, तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, तो यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों को कहा जाता है, दो द्वीप मिलते हैं, एक को कहा जाता है बैरन द्वीप और एक को कहा जाता है नारकोंडम द्वीप। तो ये जो बैरन और नारकोंडम है ये दोनों द्वीप ही कैसे हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो दोनों द्वीप कैसे हैं, यहाँ पर एक ज्वालामुखी द्वीप हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। तो ये ज्वालामुखी द्वीप भी कहीं ना कहीं विवर्तन की घटनाओं का ही परिणाम है। तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ विवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। तो जोलॉजिस्ट एज्यूम दैट अ फ्यूचर द क्रस्ट में बी स्प्लिट इन लॉन्ग DSHR। तो कुछ जोलॉजिस्ट का अनुमान है कि जो क्रस्ट है वो धीरे धीरे टूटेगा और यहाँ पर पूरे का पूरा DSH का फॉर्मेशन होगा, एक खाई का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। न्यू ओशियन में कम इनटू एक्सटेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया समुद्र ओपन होगा। ठीक है। अ न्यू प्लेट नेम्ड इंडो चाइना में बी सेपरेट फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट। तो इस पूरी प्लेट का ऊपर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ये हमारा, तो ये ऊपर की प्लेट क्या कहलाएगी फिर बाद में, तो ये पूरी की पूरी प्लेट हमारी यूरेशियन है। तो ये प्लेट ऑलरेडी यूरेशियन है। तो ये इंडिया, पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, अब इंडिया का प्लेट किसके साथ जुड़ जाएगा, चाइना के साथ। तो इसको कहा जाएगा अब इंडो चाइना प्लेट। तो ये अभी फ्यूचर की बातें हैं, अभी ऐसा नहीं हुआ है, आगे फ्यूचर में कई पीढ़ियों बाद ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी भारत की प्लेट टेक्टोनिक की स्थिति, जो हमने भारत में प्लेट टेक्टोनिक को समझा, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आता है एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर आप इस एविडेंस के टॉपिक को पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्लियर
कर देगा। जैसे हिमालय का ओरिजिन है वो भी इसी एविडेंस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हर प्रकार का जो आपका क्वेश्चन होता है कि सर ये चीज कैसे बनी, भारत के अंदर हर चीज के फॉर्मेशन का जवाब आपको केवल कौन दे सकता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक से आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है, कोंकण तट और कन्नड़ तट जलमग्न हो गए जबकि मालाबार तट ऊंचा है। मतलब यहाँ पर जो मालाबार तट बना हुआ है तो हर चीज का जवाब मिलेगा। तो मालाबार तट यहाँ पर है, ये 3 तट मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मालाबार तट ही हमें ऊंचा देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में ही सबसे ऊंची चोटी जो अन्नाई मुदी है, ये आखिर यहाँ पर देखने को क्यों मिलती है। तो पश्चिमी घाट की जितनी भी चोटियां हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगे, उनकी हाइट कम होती जाएगी। तो ये सिस्टम अगर बना हुआ तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, ऐसे ही थोड़ी कि कहीं पर भी कोई भी चोटी बन जाएगी। लक्षद्वीप की मूल संरचना अरावली की संरचनाओं के समान है। तो लक्षद्वीप का जो बेसिक रॉक है, वैसे तो ये कोरल से बना हुआ है, लेकिन इसकी जो बेसिक चट्टाने हैं वो किसकी चट्टानों के साथ है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से मिलती जुलती हैं। ठीक है। पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ पूरब से अधिक चौड़ा है। तो पश्चिमी घाट की चौड़ाई पूरब से क्या है, ज्यादा है। तो रीजन क्या है, क्यों ज्यादा है ना। ऐसे ही यहाँ पर एविडेंस है हमारे पास। ठीक है। जबलपुर में जो हिमानीकरण हुआ था, अब जबलपुर सोचो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर हिमयुग आया होगा कि मतलब इतनी ज्यादा बर्फ आई होगी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र भी बर्फ से जम गए होंगे। जो आज के दिन में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्टोनिक हर इम्पॉसिबल चीज को आपको पॉसिबल में दिखाएगी। भारत में नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में नारियल की खेती नहीं होती, लेकिन फिर भी नारियल के पेड़ के साक्ष्य में मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉसिल्स सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कच्छ का रण क्यों डूब गया बीच में, छोटा नागपुर और गोदावरी भ्रंश रेखा के किनारे कोयला सबसे ज्यादा क्यों मिलता है, मेघालय जो है वो छोटा नागपुर के पठार के जैसा क्यों दिखता है, बंगाल की खाड़ी का भूसंकलन के दौर से गुजर रहा है जिसमें सुंदरी ट्री, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता चुका था। इसके अलावा हिमालय और जो अराकान योमा पर्वत हैं ये दोनों एक जैसे क्यों हैं, इनके भी आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। हिमालय 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। दिल्ली रिज के कारण इंडो ब्रह्मपुत्र, जो इंडो पूरे का पूरा ब्रह्म तंत्र था, ये डिवाइड होगा। जो आज हम इंडो और ब्रह्मपुत्र नदियां अलग अलग पढ़ते हैं, ये दोनों नदियां पहले क्या थी, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में जुड़ी हुई थी। तो क्या कारण था कि सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी से विभाजित हो गई। और पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय तेजी से बढ़ रहा है। तो पश्चिम की जगह पूर्वी हिमालय में हाइट आखिर ज्यादा क्यों। तो हर प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंस में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसके अंदर यही पढ़ेंगे कि भारत में प्लेट विवर्तनिकी के क्या क्या साक्ष्य हैं, और उसके साथ ही भारत में हिमालय वगैरह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।